नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IT की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से है, ठीक है, कि विभिन्न मानक ये उसके ट्रेड औजार के बारे में विस्तार से आज हम जानेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इस लेसन में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपकरण लगे होते हैं। मशीनों का अध्ययन किया जाता है एवं वैद्युतिक उपकरणों मशीनों को एक निश्चित मानक के द्वारा जो भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा मानकीकृत किए जाते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत टेक्नीशियन को अपने स्तर से विभिन्न प्रकार के संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती है। समान तौर पर हम कह सकते हैं कि ये भौतिक यंत्र जिनकी सहायता से किसी भी प्रकार के काम को संपन्न किया जाता है उसे औजार कहा जाता है। विद्युत ट्रेड के लिए सबसे उपयोगी औजारों की विशेषता, उसके मरम्मत, उसके कार्य दोनों ही समान रूप से उपयोगी होते हैं। परीक्षार्थियों को औजारों की उपयोगिता के बारे में निश्चित रूप से जानकारी हो। विभिन्न प्रकार के मानकों जैसे BIS ट्रेड औजार कोड का वर्णन किया गया है। चलिए, पहला टॉपिक है कि मानक एवं मानकीकरण। देखिए, मानक एवं मानकीकरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के मानक या मानकीकरण को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले मानक जो होता है कि किसी पद या किसी राशि को परिभाषा, उसकी राशि का मात्रक, किसी मात्रक की इकाई का मान, किसी उत्पादन का आकार, प्रकार, कार्य विवरण आदि को निर्धारित रूप से मानक कहलाता है। उदाहरण ले लीजिए कि हम भारतीय एक अंतर्राष्ट्रीय मापतोल पद्धति की लंबाई, द्रव्यमान, समय को मानक के रूप में क्रमशः मीटर, किलोमीटर तथा सेकेंड में होते हैं। उसी प्रकार से विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर होता है। विद्युत धारा अंतर्गत 1 सेकेंड में गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर कहलाता है। मानकीकरण का मतलब होता है कि भारतवर्ष में स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर वर्ष 1969 में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मानकों को निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था। उक्त संस्था ने इस कार्य को मानकीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के हितों को रक्षा करना, भारतीय वस्तुओं को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए कुछ निश्चित होती है। वस्तुओं के मानकीकरण के लिए BIS मानक स्थापित किया गया है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं को मानकीकरण के लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गया है। अब हम बात करते हैं कि BIS के बारे में, भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। देखिए, इसका जो सांकेतिक चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है। BIS का सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार से होता है, चित्र में एक बार देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर BIS है क्या। देखिए, उपभोक्ता के मामलों में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के कार्यकृत राष्ट्रीय मानक निकाय, यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 23 दिसंबर 1986 को लागू किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य कार्य उपभोक्ता को खतरनाक उत्पादों से बचाना, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करना और उसकी गुणवत्ता प्रदान करना होता है। अब बात करते हैं कि BIS और ISI के लाभ। इसके मानक द्वारा उत्पादन चयन करने में सहायता मिलती है। दूसरा, इसके द्वारा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तीसरा, इसके द्वारा जीवन तथा संपत्ति के प्रति संकट हेतु सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है। चौथा, उपमानक गुणवत्ता वाले ISI चिन्हित उत्पादों को निःशुल्क प्रतिष्ठान प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि मानकों का SI प्रणाली के बारे में। देखिए, यह SI प्रणाली UK तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड USA द्वारा मिलकर बनाई गई है। मानकों का एक विश्व स्तरीय प्रणाली होता है जिसके अंतर्गत 7 मूल 2 संपूरक राशियां आती है। मानकों के संबंधित SI प्रणाली का विवरण एक बार हम लोग ध्यान से देख लेंगे। देखिए, मूल राशियां लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर, इसका प्रतीक होता है M। दूसरा है द्रव्यमान,
इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका प्रतीक होता है केजी। तीसरा होता है समय, इसका मात्रक होता है सेकंड, इसका प्रतीक चिन्ह होता है एस। चौथा होता है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका प्रतीक चिन्ह होता है ए। पांचवा होता है तापमान, इसका मात्रक होता है केल्विन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है के। ज्योति तीव्रता, इसका होता है मात्रक कैंडिला, इसको करते हैं सी डी। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, इसका होता है प्रतीक चिन्ह एमओएल। तो ये हमारी मूल राशियां है संपूरक राशियां। देखिए संपूरक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लेन कोण और दूसरी होती है ठोस कोण। प्लेन कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है आर ए डी। दूसरा होता है ठोस कोण जिसका स्टेरेशियन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है एस आर। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां एक बार देख लेंगे, व्युत्पन्न राशियां एक बार देख लेंगे। देखिए व्युत्पन्न राशियां भी निम्न प्रकार की होती है। सबसे पहले देख लेंगे तो पहला होता है बल, इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका प्रतीक चिन्ह होता है एन। दूसरा होता है क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर, इसको बोलते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह होता है एम स्क्वायर। तीसरा होता है शक्ति, इसका मात्रक होता है वाट, इसको हम प्रदर्शित करते हैं डब्ल्यू से। होता है प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम, इसको प्रतीक चिन्ह होता है ओम। चौथा होता है दाब, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसका प्रतीक चिन्ह होता है एन बटे में एम। छठवां होता है आवृत्ति, इसको हर्ट्ज में मापते हैं। सातवां होता है कार्य ऊर्जा उष्मा, इसको जूल में। आठवां होता है विद्युत आवेश, इसको कूलाम में। चौथा होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, इसका मात्रक होता है टेस्ला। 10वां होता है धारिता, जिसको होता है फैराड। अगला होता है कोणीय वेग, रेडियन प्रति सेकेंड। चौथा होता है प्रेरकत्व, हेनरी। अगला होता है घनत्व, किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला होता है वेग, इसका होता है मीटर प्रति सेकेंड। वह होता है विभवांतर, इसको मापते हैं वोल्ट में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है औजारों की विशिष्टियां। देखिए अब हम बात करते हैं कि औजारों की विशिष्टियां के बारे में। देखिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्त औजार की आवश्यकता पड़ती है। ट्रेड में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख हस्त औजार का विवरण, उससे संबंधित सावधानियां जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। चलिए तो इसमें सबसे पहला है प्लायर। मुख्यतः दो टांगों का जोड़ा होता है जो कि एक पीवेट से जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, फिगर में एक बार फिगर बना हुआ है, ये कह रहा है कि मूलतः दो टांगों का एक जोड़ा होता है जो पीवेट से जुड़ा होता है। उसकी प्रत्येक टांग एक लंबी हैंडल, छोटा जाव, इसको बोलते हैं जाव, उपयोग छोटे भागों को पकड़ने, जकड़ने, खींचने, घुमाने के लिए किया जाता है। यह कम व्यास के तारों को मोड़ने, काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लेयर हल्के धातु की चादर स्थिति देने, मोड़ने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले युक्त स्टील के बनाए जाते हैं। इसके धातु के बने भागों को तेल में डूबे कपड़ा से पोंछ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय समय पर इसकी पीवेट व जोड़ों को आयलीकरण करते रहना चाहिए। लेकिन प्लायर भी निम्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें से जो मुख्य प्लायर हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मुख्य प्लायर हैं, उसमें पहला प्लायर है डायगोनल प्लायर, जिसको विकर्ण प्लायर के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए यह जो प्लायर जो होता है, प्लायर भी कहते हैं। इसका उपयोग कम व्यास वाले तारों, केबलों को काटने के लिए किया जाता है। लंबाई 100, 125, 140, 160, 180 व 200 mm तक होती है। विकर्ण प्लायर की लंबाई 100, 125, 140, 160, 180 व 200 mm तक होती है। प्लायर, देखिए इन प्लायरों का प्रयोग कम व्यास वाले तारों में किया जाता है। किलियां निकालने, काटने व लकड़ी के कील को निकालने के लिए किया जाता है। यह प्लायर 130,
160, 180, 200, 210 व 240 mm लंबाई में उपलब्ध होते हैं। अगला को देख लेंगे, फ्लैट नोज प्लायर। देखिए, यह प्लायर का उपयोग तारों और धातुओं को छोटे छोटे टुकड़े बनाने, आकृति देने में प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त धातु को केबल से उसके आवरण यानी ऊपर के कवर को हटाने, छोटे भागों को पकड़ने, जकड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह निम्न प्रकार की लंबाई में आते हैं, जैसे 100, 120, 140, 160, 180 और 200 mm की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। अगला है राउंड नोज प्लायर। इसके जबड़े की आकृति शंक्वाकार होती है। इसे विभिन्न प्रकार के परिमाणों को वक्र, वृत्त बनाने में आसानी से बनाया जाता है और इससे बनाना संभव है। इसकी लंबाई 120, 140, 160, 180 व 200 mm तक होती है। इसका प्रयोग काटने, धातुओं की पट्टियों को वक्र के रूप में देने, तारों को टर्मिनल और पेंचों को फिट करने, छोटे छोटे नटों को कसने, खोलने में इसका उपयोग किया जाता है। लॉन्ग नोज प्लायर। इन प्लायर को सीधे रूप में उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग विशेष प्रकार के छोटे भागों में सीमित माने कम स्थान में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई 160, 180, 200 और 200 mm तक होती है। चलिए, अगला है कॉम्बिनेशन प्लायर। यह इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लायर होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर जो आगे वाला भाग जो होता है उसको जा बोलते हैं, चपटे होते हैं। इनका उपयोग तारों को, केबलों को विभिन्न भागों को पकड़ने, खोलने, ऐंठने में किया जाता है। कम व्यास वाले तारों और केबलों को काटने, उसके लिए युगल साइड कटर भी इसमें संयोजित होता है। यह स्टील के तारों को काटने के लिए एक संयुक्त कटर की भी सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने, पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पाइप ग्रिप भी लगा होता है। ये प्लायर 40, 160, 190, 210 व 250 mm तक उपलब्ध होते हैं। देखिए, यह प्लायर जितना खास इलेक्ट्रीशियन के लिए है, इसके साथ साथ इसकी सावधानियां भी निम्न प्रकार की होती है। देखिए, इसकी सावधानियां को एक बार देख लेंगे हम लोग। देखिए, सावधानियां में क्या है कि इसके इंसुलेशन को बनाए रखने चाहिए। इसके लिए उन्हें चलती लाइन का प्रयोग किया जा सकता है। प्लायर का इंसुलेशन कवर को डैमेज नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि चलती लाइन पर, यानी जिसमें सप्लाई होगा, जिस जगह पे सप्लाई होगा, इस पे इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। इसको हथौड़े की भांति कभी प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया जाता है। इसके कटर का उपयोग स्टील के तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। जो इसमें कटर लगे होते हैं, जो कटर बने होते हैं, इसका उपयोग हमेशा स्टील के तार को काटने में नहीं किया जाना चाहिए। अगला है कि इसका उपयोग गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग हम गर्म वस्तुओं को पकड़ने में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे इंसुलेशन खराब हो सकता है। ठीक है, इंसुलेशन नष्ट हो सकता है और जो लाइन चलती लाइन पर प्रयोग करने से खतरा हो सकता है। अगला है कि इसकी पिवेट समय समय पर 2 बूंद मोबिल ऑयल डालते रहना चाहिए ताकि यह जंग न लगे। टॉपिक है हैमर। देखिए, हैमर जो होता है वो लोहे से बना औजार होता है। इसका उपयोग कील को ठोकने, गिट्टी लगाने, छेनी की सहायता से दीवारों को काटने, छेद करने, फेस, पिन, आई होल, नेक, हैंडल इसके मुख्य भाग होते हैं। हैमर अनेक आकार प्रकार के होते हैं। समानांतर कार्यों के लिए 400 ग्राम बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। जब कोई पूछे कि समानांतर कार्य में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है तो इसका सही जवाब क्या होगा? 400 ग्राम बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। 400 ग्राम बाल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला है होता है यह लोहे की फोजिंग करके बनाया जाता है। लोहे को फोजिंग करके बनाया जाता है।
इसमें एक तरफ की आकृति बाल की तरह होती है, गेंद की तरह होती है। इसमें गिट्टी के लिए दीवारों को राल प्लग लगाने और रिबिट करने में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे एक बार कि ये बॉल पिन हैमर है। अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो हैंडल, इसको बोलते हैं बॉल पिन, इसको बोलते हैं वेज, इसको बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं फेस। यही इसके मुख्य भाग होते हैं। अगला है स्ट्रेट पिन हैमर। यह भी लोहे का एक फोर्जिंग द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी लोहे का बना होता है। यह मुख्यतः 125, 250 व 500 ग्राम भार में बनाए जाते हैं। इसका उपयोग बढ़ईगिरी में होता है। स्ट्रेट पिन हैमर का उपयोग बढ़ईगिरी में किया जाता है। अगला है मैलेट। देखिए ध्यान दीजिएगा कि मैलेट जो होता है वो एक प्रकार का हैमर की तरह होता है। यह लकड़ी का बना होता है। जो लकड़ी के बने हैमर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं। तो यह लकड़ी का बना होता है। इसका उपयोग अधिकतर या इमली का होता है या सागौन का होता है या कोई कठोर लकड़ी का बनाया जाता है। इसका उपयोग मोटर की बॉडी को फिट करने, चादर को सीधा करने या मोड़ने में किया जाता है। कि हैमर का प्रयोग करते समय हैंडल के आधे भाग को कसकर अपने हाथों से पकड़ना चाहिए। इसके बाद जिस स्थान पर चोट लगानी है उस पर हैमर का फेस रखकर आवश्यक बल प्रहार करना चाहिए। इसमें फेस चिकना नहीं होना चाहिए, इसका हैंडल कसा हुआ होना चाहिए। अगला है छेनी। देखिए छेनी, अगला जो है वो छेनी है। छेनी यह किसी पदार्थ में अनावश्यक धातुओं को काटने के लिए छेनी का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी पदार्थ में जो भाग अनावश्यक रूप से है उसको काटने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, काटकर फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। यह निम्नतः दो प्रकार की होती है। एक होती है फार्मल चीजल और दूसरा होता है कोल्ड चीजल। ठीक है। अब हम फार्मल चीजल को देख लेंगे। देखिए फार्मल चीजल क्या होता है कि यह हाई कार्बन स्टील या क्रोम स्टील के बने होते हैं। इसका उपयोग काटने वाला भाग बहुत पैना, स्नेप होता है और जो लकड़ी की कटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक होती है। 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका देख लीजिए मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? फेरूड होता है, हैंडल होता है और हेड होता है। इसके निम्न प्रकार के मुख्य भाग होते हैं। देखिए इसका उपयोग लकड़ी को काटने के लिए किया जाता है। हैंडल द्वारा पकड़ के सर्वप्रथम कटिंग एज को लकड़ी में कोण पर सेट किया जाता है। इसके पश्चात हैमर की आवश्यकता अनुसार चोट किया जाता है। अगला है कोल्ड चीजल, कटिंग एज। ठीक है। इसका उपयोग मशीनरी कार्यों में हो जाता है। यह कार्बन इस्पात से निर्मित होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 18 सेंटीमीटर होती है। कोई पूछेगा कि कोल्ड चीजल की लंबाई कितनी होती है? कोल्ड चीजल की लंबाई कितनी होती है? तो 18 सेंटीमीटर। कितनी सावधानियां कौन कौन सी होती है? छेनी को मैलेट के साथ प्रयोग करना चाहिए। इस छेनी का उपयोग हम किसके साथ करते हैं? मैलेट के साथ करते हैं। दूसरा, इसे पेचकस की भांति कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की छेनी खराब हो जाती है और आपको चोट भी लग सकती है। तीसरा है इसकी धार खराब हो जाएगी। ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर घिसकर धार तेज करनी चाहिए। चौथा है पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजारों में से एक है टेस्ट लैंप। देखिए टेस्ट लैंप जो होता है वो एक प्रशिक्षण करने वाला लैंप होता है। यह एसी सर्किट में, एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट जांचने के लिए इसमें एक होल्डर होता है और दो इंसुलेटेड तार लगे होते हैं। होल्डर में 60 वोल्ट का बल्ब लगा होता है। इसका उपयोग टेस्ट किया जाता है। एक बल्ब होता है, बल्ब हो गया, एक होल्डर हो गया और तार, यह तीन चीज मिलकर बना होता है। टेस्ट लैंप में देखिए, टेस्ट लैंप का प्रयोग करने के लिए इसे पूर्व तारों और लैंप को सही फिटिंग की जांच कर लेनी चाहिए कि सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसका उपयोग 250 से अधिक वोल्ट पर नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग जो होता है हमेशा किस पे? 250 वोल्ट से अधिक सप्लाई पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अगला है स्क्राइपर। स्क्राइपर स्टील और कार्बन स्टील का एक नुकीला और पैना औजार होता है। तो होता है दो प्रकार में आता है। एक होता है प्लेन स्क्राइबर और ये होता है डबल एडेड स्क्राइबर। ठीक है। तो यह दो प्रकार का होता है। इसका उपयोग मार्किंग करने के लिए,
मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जिस स्थानों पर पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता है उस स्थानों पर स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं। स्क्राइबर को क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए, तो इसे जंग से बचाना चाहिए। प्रयोग करने के बाद टूल किट में इसको रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटा औजार है जिस गुम होने की संभावना अधिक रहती है। चलिए पंच, अगला है पंच। अगला है पंच। यह कठोर स्टील का बना होता है। इस पे टिप, इसके ऊपर टिप होता है। यह प्रयोग छिद्र करने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए, यानी मेटल पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए पंच जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सेंटर पंच और दूसरा होता है प्रिक पंच। ध्यान देंगे कि सेंटर पंच जो होता है यह 90 डिग्री पे होता है। प्रिक पंच जो होता है दो प्रकार का होता है, एक 60 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे। चलिए अगला है डिवाइडर। अब बात करते हैं डिवाइडर का। तो डिवाइडर जो होता है एक माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील का निर्मित कंपास होता है। इसमें दो टांगे होती है। इसमें दो टांगे होती है, एक टांगे समान लंबाई की और दूसरी टांगे जो होती है वो नुकीला होती है। इसके साइज पर दोनों टांगों पर जोड़ नुकीले पॉइंट से लंबाई व्यक्त की जाती है। बाजार में यह 100, 150 और 200 mm तक लंबाई में उपलब्ध है। इसका उपयोग स्टील रूप से माप लेने के बाद किया जाता है। किसके लिए, तो चिन्ह लगाने के लिए और दूरी को विभाजित करने के लिए। डिवाइडर का उपयोग जो है चिन्ह लगाने के लिए और दो भागों में विभाजित करने के लिए, यानी समय करते समय दूरी को विभाजित करने के लिए। यह दो प्रकार के आता है और एक स्प्रिंग प्रकार का आता है। अगला है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, अगला है ट्राई स्क्वायर। देखिए ट्राई स्क्वायर जो होता है 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले ब्लेड में बना होता है। यह 15, 20 और 30 सेंटीमीटर लंबाई के ब्लेड में बने होते हैं। इसे गुनिया भी कहते हैं। ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, तो ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम गुनिया भी होता है। यह सामान्यतः विद्यार्थियों के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाले का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युतिक वायरिंग में समकोण को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला है स्टील रूल। स्टील रूल देखिए यह 15, 30 व 40 सेंटीमीटर के होते हैं। यह कम से कम मापी जाने वाली दूरी अल्पतमांक भी कहते हैं। यह मापी जाने वाली लंबाई जिसे अल्पतमांक भी कहते हैं। यह 0.5 mm से, ठीक है, 0.5 mm यानी 1/32 इंच होती है। इसका उपयोग तारों औजारों को बोल्ट एवं सर्किट बोर्ड में उपयोग लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में, पंखे में, मोटर में वाइंडिंग करते समय इसका इंसुलेशन सही आकार माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टील रूल आप देख सकते हैं, यही इसी को जो है स्टील रूल कहा जाता है। अगला है माइक्रोमीटर। ध्यान देंगे एक बार, माइक्रोमीटर देखिए माइक्रोमीटर जो होता है वह तारों का व्यास को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा 1 mm से 100वें भाग तक माप ली जाती है। तार को माप के लिए जिस तार का व्यास लेना होता है उसे सरफेस के बीच में थिम्बल को चुनते हैं। उस माप को तार को सही प्रकार से फिट किया जाता है और पढ़ लेता है। देखिए इसके मुख्य भाग होते हैं, एनविल होता है, फ्रेम होता है, मापक सरफेस होता है, थिम्बल स्केल होता है और रेचेट स्टाफ होता है, थिम्बल्स होते हैं, मुख्य स्केल होता है, बैरल या स्लीव होता है। यही इसके मुख्य भाग हैं। किसका, माइक्रोमीटर का मुख्य भाग यही है। अगला है वायर गेज। इसको SWG के नाम से जानते हैं, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए यह सुपर एनेमिल तारों को व्यास मापने में किया जाता है। इससे चारों परिधि पर कटिंग होती है और नंबर लिखे होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा इस फिगर को कि ऐसे जो होते हैं वो कट होते हैं, परिधि पे कट होते हैं। इसी को बोलते हैं वायर गेज, यानी SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। चलिए अगला है मापक टेप। मापक टेप देखिए मापक टेप किसी प्रकार के जॉब व वस्तुओं की लंबाई को मापने में किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं।
समानतः क्वेश्चन को 150 सेंटीमीटर लंबी मापक टेप का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की लगी होती है जिसके कारण मापने के बाद स्वतः बॉक्स में इसकी मापक यंत्र जो होता है स्वतः जो होती है वह मापकर अपने स्थान पर चली जाए। साहुल, यह एक डोर से लटका हुआ भार होता है। इसका उपयोग मैकेनिक अर्धरेखा खींचने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें थ्रेड, टिप प्रकार के भाग होते हैं। देखिए, स्क्राइबर, पंच, डिवाइडर, ट्राई स्क्वायर, मापक टेप, वायर गेज, यह निम्न प्रकार के मापक औजार होते हैं। इसमें निम्न प्रकार की सावधानियां अपनानी चाहिए। पहला है, स्क्राइबर के द्वारा चिन्ह लगाते समय कसकर पकड़ना चाहिए, अन्यथा उपयुक्त स्थान पर नहीं लगेगा। यानी जब कभी भी स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, चिन्ह लगाते समय उसे कस के पकड़ना चाहिए, अन्यथा उस जगह पर क्या होता है, मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। चिन्ह साथ चिन्ह लगाने के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है, डिवाइडर की लंबाई मापने के लिए सावधानीपूर्वक चिन्ह लगाना चाहिए, अन्यथा चिन्ह की स्थिति गलत हो सकती है। चौथा है, ट्राई स्क्वायर द्वारा समकोणता की जांच ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। अगला है कि स्केल द्वारा मापते समय उसकी उप विभाजन को भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है कि माप लेते समय मापक औजार को सीधा रखना चाहिए, अन्यथा माप गलत आ सकता है। जो होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि खुरदरी सतह को रगड़कर चूर्ण के रूप में हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइलिंग। ठीक है, यानी जिस औजार से फाइलिंग की क्रिया प्रारंभ की जाती है उसको हम बोलते हैं रेती। यह अनेकों प्रकार के, ठीक है, अनेकों प्रकार के समतल सतह को, वक्र सतह को, झिरी सतह को, वृत्ताकार सतह को या होल प्रकार के सतह को क्या करते हैं, एक रूप देने का कार्य करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। ध्यान देंगे मुख्य भाग कौन कौन से होते एक बार देख लेंगे। इसका मुख्य भाग होता है हैंडल, ठीक है, टैग, टिप और बॉडी, इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, बांटा गया है तो ध्यान देंगे कि लंबाई के अनुसार लंबाई 10, 15, 20, 25, 30 और 35 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रेड के अनुसार रेती जो होती है बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ, डेट स्मूथ, अन्य प्रकार की रेतियां होती है। कट के अनुसार सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट, स्पाइरल कट, रास्क कट इत्यादि प्रकार की रेतियां होती हैं। आकार के अनुसार फ्लैट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगल, हैंडल, नाइफ वेज, नीडल होती है। यह आकार के लिए 250 mm तक की बास्टर्ड हाफ राउंड फाइल उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त 250 mm लंबाई वाली रास्कट फाइल, त्रिकोणी फाइल, राउंड फाइल की भी आवश्यकता पड़ती है। कि विद्युत कार्य के लिए कितने mm तक की फाइल उपयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 250 mm तक। कितना, 250 mm तक। ठीक है, एक बार देख लेंगे कि राउंड फाइल का ये फिगर होता है, ये फ्लैट फाइल है, ये हाफ राउंड फाइल है, ये रास्कट फाइल है। सोल्डिंग आयरन का देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल परिपथों में अनेकों प्रकार के तारों को जोड़ने के लिए हमें सोल्डिंग आयरन की आवश्यकता पड़ती है। सोल्डिंग आयरन सोल्डर को पिघलाने का कार्य करता है। यह विद्युतीय कार्यों में 15 से 35 वाट तक के सोल्डिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। चलिए, यह निम्न दो प्रकार के होते हैं, एक आयरन और दूसरा होता है वैद्युतिक सोल्डिंग आयरन। समान सोल्डिंग आयरन जो होता है आग पे गर्म करके किया जाता है, और इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन जो होता है बिजली के द्वारा जो है यह गर्म करके उष्मा उत्पन्न करके गर्म करता है, इसके द्वारा सोल्डिंग किया जाता है। चलिए, सोल्डिंग आयरन की में कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले सोल्डिंग आयरन का मेन लीड बिना प्लग टब का विद्युत स्रोत से नहीं जुड़ना चाहिए। उसका जो मेन लीड होता है जिससे विद्युतिक सप्लाई दी जाती है, उसको बिना प्लग टैब लगाए हुए यानी प्लग लगाए हुए हम कभी उसको मेन सप्लाई से नहीं जोड़ना चाहिए। प्लग टॉप परिवर्तन करते समय फेज और न्यूट्रल अर्थ तार को सही पिनों में कसना और इसकी कार्य को पुनः से जांच करना। देखिए, कह रहा है कि सोल्डिंग आयरन का जब हम परिवर्तन करते हैं, जोड़ते हैं, सही उसका कनेक्शन करना चाहिए। कि प्रयोग करने से पूर्व इसकी बीट की टिप को खुरच कर साफ कर देना चाहिए, जिससे आसानी से सोल्डर को जो है पिघलाया जा सकता है। होने पर
सोल्डिंग आयरन डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, नहीं तो जलने का खतरा होता है। अगला है कि सोल्डिंग आयरन को उचित ताप पर गर्म करना चाहिए, अन्यथा ड्राई सोल्डिंग आयरन की संभावना बढ़ जाती है। डाई सेट, ठीक है। कंडक्ट वायरिंग को करते समय कंडक्ट पाइप में चूड़ी काटने के लिए डाई सेट किया जाता है। स्टॉक कास्ट आयरन का बना होता है, और इसका डाई जो होता है वो कार्बन स्टील की बनी होती है। इसके घुमाने का दोनों सिरों पर क्या होता है, एक हैंडल लगे होते हैं। आप देख सकते हैं यही इसका कंडक्ट डाई सेट है, ठीक है। दोनों तरफ हैंडल लगे हुए हैं, और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सुखाकर रखना चाहिए। इस पे क्या होता है कि इसे भिगो कर नहीं रखना चाहिए, हमेशा इसे सुखाकर रखना चाहिए। कंडक्ट को चूड़ी काटते समय मोबिल ऑयल का प्रयोग करना जरूरी है। जब पाइप में हम जब चूड़ी काटते हैं तो क्या करते हैं, उसको देना जो होता है उसमें जरूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि पाइप पे जो होता है फटेगा नहीं, चिकनाई रहेगा इस पाइप में जो है। डाई को ऊंचाई स्थान से गिरने न दें। डाई को कभी भी ऊंचाई स्थान से नहीं गिरना देना चाहिए, नहीं तो ये टूटने का खतरा बना रहता है। कंडक्ट पाइप में जब चूड़ी डालते हैं, ठीक है, चूड़ी काटते हैं, तो हमेशा उसके नट को क्या करता है, धीरे धीरे कसना और खोलना चाहिए। हैंड मशीन, ठीक है। हैंड मशीन देखिए, यह हाथ से चलाई जाने वाली छोटी ड्रिल मशीन होती है। इसकी क्षमता इसके ड्रिल चक के ड्रिल बीट धारण करने की क्षमता के आधार पर व्यक्त की जाती है। यह 6 से 8 mm तक की होती है। इसका प्रयोग किए जाने वाले ड्रिल बीट का व्यास 1.64 से 1.4 के बीच में होती है। 1.64 से 1.4 मतलब कि 0.4 से 6 mm तक होता है। हैंड ड्रिल मशीन को आवश्यकता अनुसार ड्रिल बीट का उपयोग किया जाता है। माइका, प्लास्टिक, बांस, एल्युमिनियम, लोहे की चादरों में छिद्र करने के लिए किया जाता है। एक बार ध्यान देंगे, देखिए ये हैंड ड्रिल मशीन हो गया। हैंड ड्रिल मशीन में ये जा होता है, ये चक होता है, ये गियर होता है और हैंडल होता है, एक क्रैक होता है, ठीक है। इसको जब घुमाएंगे तो ये चक जो होता है क्या करता है कि जा को घुमाता है, जिससे छेद करता है। छेद ब्रेस ड्रिल मशीन, देखिए इसका उपयोग जो होता है लकड़ी की वस्तुओं पर आकार को, ठीक है, छेद करने के लिए किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के, ठीक है, ऑगर बिट्स में प्रयोग किए जाते हैं। छिद्र करने के लिए प्रेस नोब लगा होता है, जिसे पकड़कर आवश्यकता अनुसार दाब लगाते हुए इसे घुमाया जाता है। ध्यान देंगे इस बार, देखिए यहाँ पे क्या है, रेचेट प्रेस मशीन है। ये चक होता है, इसको ये हैंडल होता है, इसको घुमाया जाता है। यहाँ से प्रेस नॉब होता है, यहाँ से दबाकर इसको क्या होता है, घुमाने से क्या होता है, ये चक घूमता है, जिससे क्या होती है, होल होती है। देखिए इस ड्रिल मशीन को चलाने के लिए क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए। ड्रिल बिट को, ड्रिल चक को भली भांति अच्छे से कसा होना चाहिए। दूसरा है मशीन के जाब को सीधा समकोणीय दिशा में चलाना चाहिए, अन्यथा ड्रिल बिट टूट जाएगा और चोट लगने की खतरा रहेगी। तीसरा है कि गियर क्रैक पिन पर ग्रीस और मोबिल के समय समय पर लगाते रहना चाहिए। अगला है कि ड्रिल बिट मशीन अथवा अन्य वैद्युतिक चलित औजारों को पावर लीड कटी फटी नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो उपयोग करेंगे उन्हें बिजली का खतरा बना रहेगा। अगला है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। देखिए लकड़ी और धात्विक वस्तुओं को तीव्र गति से छेद करने के लिए हाथ से पकड़कर चलाई जाने वाली छोटी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग की जाती है। विद्युतकार इसे छोटे प्रकार का 8 mm बीट क्षमता वाली मशीन का उपयोग करता है। इस प्रकार के मशीन को ड्रिल बिट को कसने के लिए एक चक की प्रयोग की जाती है। ध्यान देंगे कि यह एक ड्रिल मशीन है, यह इलेक्ट्रिक से चलती है। इसमें हैंडल होता है, ट्रिगल स्विच होता है, ये चक्की होता है। यहाँ चक्की जो गियर में लगा होता है, जिसको ड्रिल को क्या करते हैं, निकालने और कसने के लिए, ठीक है, इसका चक्की का उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की सावधानियां देख लेंगे। मेन लीड जो होता है बिना प्लग टॉप लगाए कभी भी इसके मेन स्रोत यानी विद्युत के मेन स्रोत से नहीं जोड़ना चाहिए। प्लग टॉप को परिवर्तित फेज न्यूटन अर्थ तारों को सही पिनों में कसना चाहिए और इसकी जांच कर लेनी चाहिए। ड्रिल बिट को ड्रिल चक से अच्छी तरह से कसा होना चाहिए। ड्रिल करते समय मशीन को सीधा समकोण में चलाना चाहिए। इसके द्वारा टूल स्टील से बनी वस्तुओं को छेद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा कभी भी स्टील से बनी वस्तुओं पर छेद करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला है कैंची, ठीक है।
कैंची, एक बार ध्यान देंगे कैंची के बारे में। जी देखिए, इसका उपयोग कपड़ा धागा काटने के लिए किया जाता है। इसके हैंडल पर छेदों में अंगुलियों के डालने हेतु दबाकर कटिंग जार द्वारा कपड़े को काटे जाते हैं। यह सामान्यतः मैकेनिक हमेशा 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी कैंची का प्रयोग करते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन द्वारा जो कैंची का उपयोग किया जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कैंची का उपयोग किया जाता है। देखिए कौन कौन से होते हैं, तो हैंडल होता है और कटिंग जा होता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। स्निप, देखिए पतली धात्विक शीटों को काटने के लिए जो कैंची प्रयोग की जाती है उसे हम क्या करते हैं, स्निप कहा जाता है। इसके बीच में धात्विक शीट को रखकर सहायता से जाता है। इसकी लंबाई 15 से 35 सेंटीमीटर तक होती है। वाइंडिंग के तारों को काटने, माइका शीट को काटने, कठोर इंसुलेशन शीट को काटने में किया जाता है। कार्यों के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी स्निप का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से एक बार देख लेंगे। एक होता है पिवेट, कटिंग जा और हैंडल, इसके मुख्य भाग होते हैं। इसकी कौन कौन सी सावधानियां होती है, देखिए तो तारों को नहीं काटना चाहिए। दूसरा है धार लगाने के लिए हमेशा कुशल कारीगर से ही लगवानी चाहिए। अगला है वायर स्ट्रिपर, ठीक है। देखिए इस औजार का प्रयोग हमेशा मोटाई के तारों को इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। यह कितने सेंटीमीटर की होती है, तो 20 सेंटीमीटर का होता है, जिसकी सहायता से इंसुलेशन छीलने वाले तारों को गेज में सेट किया जाता है। से होते हैं वायर स्ट्रिपर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है डाई, हैंडल और रेचेट, इसके मुख्य भाग होते हैं। देखिए क्रिम्पिंग टूल जो होता है, इससे एल्युमिनियम के केबल के जो सिरों में संयोजक या लग्स लगाने के लिए, टर्मिनल बैठाने के लिए किया जाता है। क्रिम्पर जो होता है वह एल्युमिनियम के तारों में लग्स लगाने के लिए या संयोजन को जोड़ने के लिए या टर्मिनल लगाने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो क्रिम्पिंग जा होता है, इंसुलेशन होता है और हैंडल होता है। अगला है भाइस। देखिए किसी जात को मजबूती से पकड़ने के लिए हम भाइस का प्रयोग करते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस, ठीक है। ये में 10 सेंटीमीटर जा वाली और 60 mm व्यास वाली पाइप उपयोग किया जाता है। इसके भाइस के हैंडल स्पेंडल के सहायता से जॉब को बहुत मजबूती के साथ पकड़ते हैं। तो बेंच वाइस भी निम्न प्रकार के होते हैं। एक बार ध्यान देंगे कि पाइप वाइस जो होता है इसमें फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है और एक क्या होता है, स्पेंडल होता है। पाइप जा में जो होता है क्या होता है, एक फिक्स जा होता है जिसपे ये कसा जाता है, एक मूवेबल जा होता है कि जिसपे यह क्या करते हैं, मूव करके वहां पे जॉब को पकड़ा जाता है। सेम एक फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है और स्पेंडल से इसको कसा जाता है। यह सीधा होता है और वाइस जो होता है पाइप पकड़ने के लिए होता है और बेंच वाइस जो होता है वो जॉब को पकड़ने के लिए होता है। देखिए वाइस की सावधानियां, इसके जा यानी ऊपर वाले जो भाग जिससे जॉब को पकड़ा जाता है वो हमेशा क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। दूसरा है भी चिकना नहीं होना चाहिए। वाइस को एनविल की भांति कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नरम वस्तुओं को पकड़ने के लिए गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। जिमलेट जो होता है, देखिए यह लकड़ी को छेद करने वाला औजार होता है। इसके सिरों पर चूड़ियां है और यह लोहे का बना होता है। देखिए इसमें जिमलेट में देख लीजिएगा कि एक हैंडल होता है, एक सैंक होता है, फ्लूट होता है और फीड स्क्रू होता है। सेम जिमलेट की तरह भी ऑगर होता है। और ऑगर में क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, देखिए इनको प्रयोग करने के बाद हमेशा टूल किट में रखना चाहिए। इसको जंग से बचाना चाहिए। जिमलेट का प्रयोग करने से पूर्व यह जांच लेनी चाहिए कि यह हैंडल ढीला तो नहीं है। स्पेनर सेट, देखिए स्पेनर सेट जो होता है 6, 12, 19 संख्या में पाया जाता है। इसके जा इसको पहचाना जाता है। यह कई प्रकार के होते हैं जैसे सिंगल एडेड, डबल एडेड, रिंग, बॉक्स। स्पेशल प्रकार के विद्युतकार के लिए हमेशा 3 से 25 mm तक जबड़े वाला डबल जाते हैं। इनका उपयोग नट बोल्ट को कसने खोलने में किया जाता है।
ठीक है। अगला है एडजस्टेबल स्पैनर। देखिए, खोलने कसने वाला एक स्पैनर होता है जिसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल रिंच भी बोला जाता है। यह 15, 20, 25 और 30 सेंटीमीटर लंबाई में होते हैं और एक विद्युत कार के लिए हमेशा 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंच उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां नट के आकार का स्पैनर टूलकिट में उपलब्ध नहीं हो। इसके मुख्य भाग क्या होते हैं, एक मूवेबल जा होता है, एक मूवेबल जा होता है, एक फिक्स जा होता है और इसका एक हैंडल होता है। इसकी सावधानी एक बार देख लेंगे। हमेशा इसे जंग से बचाना चाहिए। समय समय खासतौर पर वर्षा ऋतु में इसको हमेशा ग्रीस लगाना चाहिए। इसके जाब को हमेशा साफ कर लेना चाहिए। अब पाइप रिंच जो होता है निम्न प्रकार की लंबाई में होते हैं, जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर होते हैं और एक विद्युत कार के लिए हमेशा 25 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर जा वाला पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंडक्ट पाइप और जीआई पाइप में सॉकेट को कसने और खोलने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेंगे। इसके मुख्य भाग हैंडल होता है, फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा होता है। चलिए, पाइप कटर देखिए। पाइप कटर यह औजार 30 से 90 सेंटीमीटर की लंबाई में बनाया जाता है। इसके 3 कटिंग ब्लेड होते हैं। इसमें एक ब्लेड फिक्स जा होता है और 2 ब्लेड मूवेबल होते हैं, जो औजार को पाइप को घुमाने के साथ साथ गति करते हैं। काटे जाने वाले पाइप को औजार के जबड़े में पेंच से कस दिया जाता है और पेंच हैंडल को थोड़ा थोड़ा करके कसते हुए हैंडल के पाइप को चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे पाइप कट जाती है। इसका उपयोग कंडक्ट पाइप और जीआई पाइप में काटने के लिए किया जाता है। ब्लेड होता है, मूवेबल जा होता है, हैंडल होता है, स्क्रू होता है और एक फिक्स जा होते हैं। इसकी सावधानियां निम्न प्रकार की होती है। इसके पेंच को समय समय पर ग्रीस लगाना चाहिए जिससे जंग न लगे। इसके साथ हैमर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगला है, उपयोग के बाद इसे साफ और बंद करके रखना चाहिए। चौथा है कि उपयोग से पूर्व इसके जा को हमेशा साफ कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु इस लेसन में जो मुख्य जो भाग होते हैं उसके बारे में एक बार देख लेंगे। देखिए, इसके मुक्ति का मात्रक किसी भी उत्पादन का आकार और प्रकार आदि का निर्धारक रूप से मानक कहलाता है। ठीक है, किसी भी राशि का मात्रक उसी उत्पादन के आकार और प्रकार आदि का निर्धारण करना मानक कहलाता है। दूसरा है कि भारत में वस्तुओं को मानक स्थापित किया गया है। तीसरा है कि मात्रकों की एसआई प्रणाली के लिए अंतर्गत 7 मूल, 2 समपूरक और विभिन्न प्रकार की व्युत्पन्न राशियां आती है। वाले स्टील के बनाए जाते हैं जो धात्विक अवयव को पकड़ने, जकड़ने और खींचने, घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कि विकर्ण कटर प्लेयर, जिसे पार्श्व कटिंग प्लेयर भी कहते हैं, यह 100, 125, 140, 160, 180 और 200 mm लंबाई तक बनाए जाते हैं। कि धातु को छोटे टुकड़ों और तारों को बनाने वाली उसकी आकृति प्रदान करने के लिए फ्लैट नोच प्लेयर का प्रयोग करते हैं। धातु को छोटे छोटे काटने के लिए, तारों को बनाने के लिए और उसकी आकृति प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैट नोच प्लेयर का प्रयोग करते हैं। कि जा की आकृति शंखाकार होती है, जिस कारण इसमें विभिन्न प्रकार के परिमापों, वक्र, वृत्ताकार बनाने में संभव होता है। अगला है कि हैमर के मुख्य भाग फेस, पिन, आई होल, नेक और हैंडल होते हैं। अगला है कि धात्विक चादरों को प्रयोग किए जाने वाली लकड़ी के बने हैमर या मैलेट कहलाते हैं। धात्विक चादर पर जो किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैलेट या हैमर बोलते हैं। अगला है कि फार्मर चीजल खराब हो जाने पर उसे ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन से घिसकर तेज किया जाता है। जब कभी फार्मल चीजल जो होता है तो क्या करते हैं, उसे ऑयल स्टोन या वाटर स्टोन पर नुकीला किया जाता है। प्रयोग किए जाने वाली टेनेंस आरी की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए, अगला है कि कीहोल आरी द्वारा गोल छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आयताकार आकृति प्रदान की जाती है। विद्युत मैकेनिक फ्लैट टिप वाले 8 से 30 सेंटीमीटर सैक लंबाई वाले पेचकस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पोकर की। पोकर, जिसे सुमी या ब्राडल भी कहते हैं, इसके सैंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है।
रागपलर 2 का होल्डर माइल्ड स्टील और बीट कार्बन स्टील से बना होता है। फेज टेस्टर 500 वोल्ट सप्लाई तक ही कार्य करने में सक्षम होते हैं। इलेक्ट्रीशियन नाइफ के द्वारा कम धार वाली ब्लेड का उपयोग एसआई तारों को इनेमल या गंदगी हटाने के लिए किया जाता है, यानी उसके कवर को हटाने के लिए और उसकी गंदगी हटाने के लिए किया जाता है। अगला है टेस्ट लैंप का उपयोग 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सिंगल फेज होता है। ठीक है, हमेशा इसको 250 वोल्ट सप्लाई तक ही काम करते हैं। स्क्राइबर स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना नुकीला और पैना औजार होता है। सेंटर पंच और प्रिक पंच हमेशा 90 और 30 का होते हैं। डिवाइडर माइल्ड स्टील हाई कार्बन स्टील से निर्मित कंपास के समान एक प्रकार चिन्हित औजार होता है। संरचना के अनुसार डिवाइडर के दो प्रकार के रिबिट टाइप और स्प्रिंग टाइप के होते हैं। ट्राई स्क्वायर, जिसे गुनिया भी कहा जाता है, इसे वैद्युतिक वायरिंग में समकोण को परख करने के लिए किया जाता है। स्टील रूल कम से कम मापी जाने वाली, इसका अल्पमांग 0.5 mm से 1/32 इंच तक होता है। 1 mm के 100वें भाग तक मापने के लिए माइक्रोमीटर तथा तारों को व्यास मापने के लिए किया जाता है। सुपर इनेमल तारों का व्यास मापने के साथ साथ की मोटाई ज्ञात करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। 20 वाट तक के सोल्डिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि हैंडल मशीन की क्षमता ड्रिल चक ड्रिल बिट से है, यह 6 mm से 8 mm तक होती है। रेचेट ब्रेस ड्रिल मशीन लकड़ी की वस्तुओं को आकार में छेद करने के लिए उपयुक्त होती है। स्निप 15 से 35 सेंटीमीटर लंबी कैंची होती है, जो पतली और धात्विक शीटों को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न मोटाई के तारों के इंसुलेशन छीनने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबे वायर स्ट्रैपर का प्रयोग किया जाता है। मशीनों को नट बोल्ट खोलने कसने के लिए 6, 12, 19 की संख्या वाले सेट स्पैनर उपलब्ध होते हैं। एडजस्टेबल स्पैनर, जिसे एडजस्टेबल रिंच भी कहा जाता है, यह 15, 20, 25 और 30 सेंटीमीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। के लिए शोल्डर को पिघलाने के लिए उपयुक्त ब्लो लैंप मिट्टी के तेल से चलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है। का शाफ्ट कसी हुई पुल्ली को उतारने के लिए पुल्ली पुलर का उपयोग करते हैं। को जंग से बचाने के लिए समय समय पर धात्विक भागों पर ग्रीस अथवा मोबिल का लेप लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक मशीनों के शाफ्ट पर वायरिंग उतारते समय वायरिंग पुलर का प्रयोग करना चाहिए। पाइप रिंच या कंड्यूट पाइप, जीआई पाइप सॉकेट को खोलने कसने के लिए रिंच का प्रयोग करते हैं। लाइट एंड फैन का प्रत्येक ऊपरी पथ 10 से अधिक उपभोक्ता बिंदु नहीं होना चाहिए। मध्यम वोल्टेज 6 से 50 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक कार्य करने वाली मशीनों ट्रांसफार्मर हुए दोहरी अर्थिंग लगानी चाहिए।